हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी के लिए न्यू टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, प्रतिरक्षा, या जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग प्रतिरक्षा के बारे में स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने रोगों के बारे में अध्ययन किया है, विभिन्न प्रकार के रोग जैसे टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू। ठीक है, इन सभी रोगों के बारे में अध्ययन किया। तो इसलिए आगे जो हमारा टॉपिक है वह है प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी। तो आज के लेक्चर में हम लोग प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी डिस्कस करेंगे। इसके साथ दो छोटे छोटे टॉपिक हैं, प्रदाह और ज्वर क्या होता है। ठीक है, तो इनको भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, 1 मार्क्स में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि प्रतिरक्षा क्या होती है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रतिरक्षा की। तो प्रतिरक्षा को इम्यूनिटी कहा जाता है इंग्लिश में। इसे क्या कहते हैं, इम्यूनिटी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आसान सा वर्ड है इम्यूनिटी। और आप सभी ने शायद कभी न कभी सुना होगा कि आपकी इम्यूनिटी बहुत वीक है या आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। ठीक है, तो देखिए प्रतिरक्षा क्या मतलब क्या होता है। तो जो रोग उत्पन्न करने वाले जीव होते हैं, सामान्यतः जो सूक्ष्म जीव होते हैं वही ज़्यादा से ज़्यादा रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ बड़े जीव भी रोग उत्पन्न कर सकते हैं। तो रोग उत्पन्न करने वाले जीव, या आप उसको कह सकते हैं रोगकारक जीव। ठीक है, तथा हानिकारक पदार्थों से लड़ने की जो शरीर की क्षमता होती है उसी को क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा कहा जाता है। ठीक है, तो प्रतिरक्षा क्या होती है, बहुत ही आसान है, रोग कारक। कैसे, रोग कारक अर्थात जो रोग उत्पन्न करने वाले हैं, रोग कारक जीवों तथा हानिकारक, रोग कारक जीवों तथा हानिकारक पदार्थों के विरुद्ध लड़ने की शरीर की क्षमता को क्या कहते हैं, प्रतिरक्षा कहते हैं, प्रतिरक्षा कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो यही होती है प्रतिरक्षा। रोग कारक जीवों तथा हानिकारक पदार्थों के विरुद्ध लड़ने की शरीर की जो क्षमता होती है उसी को प्रतिरक्षा कहा जाता है या इम्यूनिटी कहा जाता है। तो सभी व्यक्तियों की जो इम्यूनिटी होती है वो अलग अलग तरह की हो सकती है। अर्थात कुछ व्यक्ति आप देखते हैं बहुत ज़्यादा बीमार होते हैं तो उनकी जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है वह क्या होता है, कमज़ोर होता है। ठीक है, और कुछ व्यक्ति क्या होते हैं, बहुत कम बीमार होते हैं। ठीक है, तो उनका प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है, मजबूत होता है या स्ट्रांग होता है। तो यह जो क्षमता होती है, रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, इसी को क्या कहा जाता है, प्रतिरक्षा कहा जाता है। और यह जो प्रतिरक्षा है, यह प्रतिरक्षा तंत्र के द्वारा क्या होती है, मिलती है या बनती है। यह प्रतिरक्षा या क्षमता किससे बनती है, प्रतिरक्षा तंत्र या इम्यून सिस्टम से बनती है। ठीक है, जो प्रतिरक्षा होती है या जो इम्यूनिटी होता है यह मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है इम्यूनिटी या प्रतिरक्षा, 2 प्रकार का। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आइए देखते हैं कितने प्रकार की होती है प्रतिरक्षा, 2 प्रकार की। एक होता है सहज प्रतिरक्षा, ठीक है, और दूसरा होता है उपार्जित प्रतिरक्षा। दूसरा क्या होता है, उपार्जित प्रतिरक्षा। तो ये 2 मुख्य प्रकार होते हैं किसके, प्रतिरक्षा के या इम्यूनिटी के। जो सहज प्रतिरक्षा होता है ना, इसे इंग्लिश में इन्नेट इम्यूनिटी कहा जाता है, इन्नेट इम्यूनिटी। ठीक है, और जो उपार्जित प्रतिरक्षा है इसे
एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है। क्या कहते हैं? एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। समझ में आना ना, दो प्रकार है, और सहज प्रतिरक्षा और उपार्जित प्रतिरक्षा। तो यहाँ पे देखिए, यह जो इन्नेट इम्यूनिटी है यह इन्नेट का मतलब होता है जन्म से। यह प्रतिरक्षा तंत्र जो होता है, सबसे पहले सहज की बात करेंगे, तो जो सहज प्रतिरक्षा तंत्र होता है यह कैसा होता है? नॉन स्पेसिफिक होता है। कैसा होता है? नॉन स्पेसिफिक होता है। तो इसका तात्पर्य यह है, इसका मतलब यह है, नॉन स्पेसिफिक का मतलब कि यह प्रतिरक्षा तंत्र किसी विशेष प्रकार के रोग कारक जीवों के विरुद्ध नहीं, यह सभी रोग कारक जीवों के विरुद्ध होता है। तो इसलिए इसको कहते हैं नॉन स्पेसिफिक। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यह केवल डेंगू के वायरस के लिए होगा, या केवल मलेरिया के प्लाज्मोडियम के लिए होगा, या रेबीज वायरस के लिए होगा। ठीक है, तो यह जरूरी नहीं है। तो क्या होता है? यह नॉन स्पेसिफिक होता है, अविशिष्ट होता है। नॉन स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? अविशिष्ट। ये स्पेसिफिक नहीं है, विशेष नहीं है, तो ये कैसा होता है? अविशिष्ट होता है, अर्थात नॉन स्पेसिफिक। ठीक है, और यह जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है यह शरीर में जन्म से उपस्थित होता है। कहाँ से उपस्थित होता है? जन्म से होता है। जन्म से उपस्थित होता है। तो ये जैसे ही बच्चे का जन्म होता है उसमें ये प्रतिरक्षा तंत्र रहता है। ठीक है ना, समझ में आ? जो सहज प्रतिरक्षा तंत्र है यह नॉन स्पेसिफिक है, तो यह सामान्य रूप से जो रोगकारक जीव होते हैं उनके प्रवेश को शरीर में रोकता है। यह प्रतिरक्षा तंत्र क्या करता है? रोगकारक जीवों को, किसको? रोगकारक, जो रोग उत्पन्न करते हैं, रोगकारक जीवों को शरीर में प्रवेश करने से रोकता है। क्या करता है? शरीर में प्रवेश करने से रोकता है। ठीक है, समझ में आया ना? तो यह रोग कारक जीवों को क्या करता है? रोक देता है, शरीर में प्रवेश नहीं करने देता, या शरीर में घुसने नहीं देता है कि नहीं तुम रुक जाओ, तुम्हें नहीं घुसना है, तुम बड़े दुष्ट प्रवृत्ति को हो, ठीक है, तुम हानिकारक हो। तो यह प्रतिरक्षा तंत्र क्या करता है? उसको रोक देता है। तो ये जो सहज प्रतिरक्षा है इसमें कुछ अवरोध होते हैं या रोध होते हैं या बैरियर होते हैं जो क्या करते हैं? रोग कारक जीवों को शरीर में घुसने से रोकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं वो किस प्रकार के रोग कारक बैरियर हैं। तो सबसे पहला देखिए फिजिकल बैरियर, जिसको आप कहते हैं शारीरिक कह सकते हैं। कौन सा? फिजिकल बैरियर, अर्थात शारीरिक रोध। कौन सा रोध? शारीरिक रोध। ठीक है, तो शारीरिक रोध में क्या आता है? देखिए शारीरिक रोध में क्या होता है कि जो त्वचा है यह शारीरिक रोध का एग्जाम्पल है। क्या है? शारीरिक रोध का एग्जाम्पल है। कौन? त्वचा। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? त्वचा। ठीक है, तो हमारे शरीर पे क्या होती है? जो सबसे बाहरी आवरण होता है यह क्या होती है? त्वचा होती है। ठीक है, और जो त्वचा है या स्किन है ये हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। त्वचा क्या होता है? हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग होता है जो शरीर को बाह्य वातावरण से क्या करता है? अलग करता है। ठीक है ना, तो जो त्वचा है जब कोई जीवाणु या कोई विषाणु या कोई दूसरा भी पैथोजन हो सकता है वह हमारे शरीर में प्रवेश करना चाहता है तो सबसे पहले बीच में कौन आएगी? बीच में आ जाती है त्वचा। यह क्या करती है? उसको रोक देती है, नहीं आप शरीर में प्रवेश नहीं कर सकते। ठीक है, तो त्वचा उनको क्या करती है? रोकना चाहती है। ठीक है, तो त्वचा क्या करती है? शारीरिक अवरोध होती है या रोध होती है जो रोग कारक जीवों को शरीर में प्रवेश करने से रोकती है। ठीक है, तो वह जब
प्रवेश नहीं करेगा तो आपको कोई भी रोग नहीं होगा, ठीक है ना। अब आगे दूसरा देखिए, यह शारीरिक रोग था। दूसरा है फिजियोलॉजिकल, या आप कह सकते हैं कायिक, ठीक है, कायिक रोध, या इंग्लिश में कह सकते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर, ठीक है, फिजियोलॉजिकल बैरियर। तो ये होता है कायिक रोध या फिजियोलॉजिकल बैरियर, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो शरीर की आंतरिक त्वचा है, जैसे आंत है, आमाशय है, ठीक है, और जो मूत्र मार्ग है और जो मलद्वार है, यहाँ से क्या होता है, तरल पदार्थों का स्रावण होता है, अर्थात श्लेष्म का स्रावण होता है। जो फिजियोलॉजिकल बैरियर होता है यह क्या करता है, श्लेष्म का स्रावण करता है। जैसे आंत की दीवार है, ठीक है, और सलाइवा ठीक है, वो क्या करते हैं, श्लेष्म का स्रावण करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो श्लेष्म होता है, यह शरीर में जो रोग कारक जीव होते हैं उनके प्रवेश को क्या करता है, रोक देता है, ठीक है, क्या करता है, रोक देता है। फिजियोलॉजिकल, या आप इसको क्या कह सकते हैं, फिजिकल बैरियर, ठीक है। तो सिंपली फिजिकल बैरियर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये कौन सा बैरियर है, फिजिकल बैरियर है, ठीक है, फिजिकल बैरियर। तो यहाँ पे क्या होता है, ये श्लेष्म का स्रावण क्या करता है, उन रोग कारक जीवों को शरीर में प्रवेश करने से रोक देता है, ठीक है ना। सामान्यतः इसी तरह से और भी एग्जाम्पल है, जैसे जो आमाशय है, आमाशय की दीवार से किसका स्रावण होता है, HCl का स्रावण होता है, अर्थात हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्रावण होता है, जिससे आमाशय का माध्यम क्या होता है, अम्लीय होता है, और वहाँ पे कोई भी रोग कारक जीव क्या होते हैं, उत्पन्न नहीं होता, वह क्या होता है, नष्ट हो जाता है, ठीक है, समझ में आया ना। तो इस प्रकार से क्या होता है, ये बैरियर काम करते हैं। आँखों से क्या होता है, आंसू या अश्रु का स्रावण होता है, वह भी क्या करता है, किसी भी रोग कारक जीवों को शरीर के अंदर या आँख में प्रवेश करने से रोकता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही आँख के अंदर कोई छोटा सा धूल का कण या कुछ भी प्रवेश करता है तो क्या होता है, आँख से आंसू बहने लगता है। क्यों बहता है, जो आँख है, आँख के आंसू में क्या होता है, कुछ NaCl होता है, साल्ट होता है, इसके अलावा क्या होता है उसमें प्रतिरक्षी, ठीक है, एंटीबॉडी होता है, सेक्रेटरी, ठीक है, स्रावी एंटीबॉडी, एंटीबॉडी ए होता है, जो क्या करता है, रोग कारक जीवों को नष्ट करता है। और जब आंसू बाहर निकलता है आँख से, तो उसके साथ जो भी जीवाणु है या जो भी कचरा है वह क्या होता है, आँख से बाहर आ जाता है। होता है ना सामान्य ऐसा कि आँख में कुछ भी जाता है तो आँख से आंसू आने लगते हैं, ठीक है, और स्वतः ही आप चाहकर भी नहीं रोक पाएंगे, ठीक है ना। तो HCl और जो सलाइवा है या लार है, ठीक है, यह भी क्या करता है, इसी तरह का कार्य करता है, जो जीवाणुओं को क्या करता है, नष्ट करता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये दो अवरोध होते हैं, शारीरिक और कायिक रोध होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, शरीर सहज प्रतिरक्षा के भाग होते हैं और शरीर में रोग कारक जीवों के प्रवेश को रोकते हैं, ठीक है। तो ये पहला प्रकार था किसका, सहज प्रतिरक्षा का। तो ये प्रतिरक्षा सभी प्रकार के क्या करती है, रोग कारक जीवों को रोकती है, ठीक है। तो इसलिए यह कैसी होती है, अविशिष्ट होती है। और ये सारी जो बैरियर हैं ये क्या होते हैं, जन्म से ही उपस्थित होते हैं शरीर में व्यक्ति के। जैसे कोई बेबी जन्म लेता है तो क्या होता है, सलाइवा का सेक्रीशन होता है उसके माउथ से, और क्या होता है, उसके शरीर पे त्वचा होती है, आमाशय जो है वहाँ से HCl का स्रावण होता है। तो ये सभी बैरियर क्या होते हैं, कब उपस्थित रहते हैं, जन्म से ही उपस्थित रहते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। तो अब दूसरा देखिए, यहाँ पे जो उपार्जित प्रतिरक्षा है यह क्या होती है। तो उपार्जित प्रतिरक्षा क्या होती है,
शरीर में जन्म से उपस्थित नहीं रहती है, यह विकसित होती है। कब विकसित होती है? जब रोगकारक जीवों का क्या होता है, संक्रमण होता है या टीका लगाया जाता है। यह कब विकसित होती है? रोगकारक जीवों के संक्रमण तथा क्या लगाया जाता है, टीका लगाया जाता है ना, वैक्सीन। टीका लगाने पर विकसित होती है। क्या होती है? विकसित होती है। ठीक है, तो समझ में आया ना। देखो यह कब विकसित होगी? जब किसी रोग कारक जीव का, मान लीजिए किसी जीवाणु का क्या हो, आपके शरीर में प्रवेश हो जाए, या फिर क्या हो, आपको वैक्सीन लगाया जाए या टीका लगाया जाए, तो आपके शरीर में क्या होती है, उपार्जित प्रतिरक्षा विकसित होती है। उपार्जित का इंग्लिश होता है, देखिए एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब होता है धारण करना। ठीक है, तो इसको क्या किया जाएगा, विकसित किया जाएगा या धारण किया जाएगा आपके शरीर के द्वारा। ठीक है, तो जब कोई सॉरी तो जब कोई जीव क्या होता है, आपके शरीर में प्रवेश करता है, तो आपके शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र विकसित होता है। आप लोग देख रहे हैं इस समय कोरोना के लिए टीका लगाया जाता है, कोरोना वायरस के लिए। तो जो उसका टीका लगाया जा रहा है वह क्या करेगा, आपके शरीर में क्या करता है, कोरोना वायरस के विरुद्ध प्रतिरक्षा तंत्र विकसित कर देता है, जिससे आपका शरीर क्या होता है, तैयार हो जाता है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए। ठीक है, तो ये होता है उपार्जित प्रतिरक्षा, और यह जन्म से उपस्थित नहीं होता है, यह जन्म के बाद विकसित होती है। कब विकसित होता है? जन्म के बाद। जन्म के बाद। तो जब जन्म होता है शिशु का, उस समय क्या होता है, उसमें प्रतिरक्षा तंत्र, जो उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र उपस्थित नहीं होता, विकसित नहीं होता। तो जन्म के बाद जब क्या होता है, उसका किसी जीवों के साथ सामना होता है या उसको टीका लगाया जाता है, तो उसके शरीर में क्या होता है, प्रतिरक्षा तंत्र विकसित होता है। जैसे हेपेटाइटिस का टीका लगाया जाता है, ठीक है, और पोलियो का टीका लगाया जाता है। तो इस तरह से विभिन्न प्रकार के इन्फ्लुएंजा और ठीक है विभिन्न प्रकार के रोगों के विरुद्ध क्या किया जाता है, टीका लगाया जाता है। तो यह कब होती है? जन्म के बाद विकसित होती है। ठीक है ना। और जो प्रतिरक्षा तंत्र है, यह उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र है, यह सामान्यतः क्या होता है, किसी विशेष रोगकारक जीवों के विरुद्ध होती है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि यह कैसी होती है, विशिष्ट होती है। कैसी होती है? विशिष्ट होती है, अर्थात स्पेसिफिक होती है। क्या होती है? स्पेसिफिक होती है, अर्थात विशिष्ट होती है। यह किसी एक विशेष रोगकारक जीव के विरुद्ध क्या करती है, कार्य करती है, या हानिकारक पदार्थ के विरुद्ध यह कार्य करती है। ठीक है, या लड़ने का कार्य करती है। ठीक है, समझ में? सामान्यतः जो उपार्जित प्रतिरक्षा है, इसमें दो प्रकार के क्या होते हैं, बैरियर काम करते हैं। ठीक है, आप कभी कभी इसमें भी उसको शामिल कर सकते हैं। तो जो WBC की कोशिकाएं होती हैं, वाइट ब्लड कार्पसेल्स, इसमें दो विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, न्यूट्रोफिल और एक होता है मैक्रोफेजेज। न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेज। ठीक है, तो ये दोनों कोशिकाएं क्या होती हैं, भक्षी प्रकार की होती हैं। इनको हम क्या करते हैं, कोशिकीय रोध कहते हैं। ये कौन सा अवरोध है? कोशिकीय रोध है। कोशिकीय रोध होता है। ठीक है,
कोशिकीय रोध। ये जो कोशिकाएं हैं WBC की कोशिकाएं हैं, जो न्यूट्रोफिल होता है यह भी भक्षी प्रकार की होती है, और जो मैक्रोफेजेस होता है यह भी भक्षी प्रकार की होती है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, देखिए जो मैक्रो है, मैक्रो का मतलब बड़ा, न्यूट्रो है यह भी सबसे बड़ी कोशिका होती है WBC की। तो न्यूट्रोफिल रुधिर के अंदर पाई जाती है। कहाँ पे रहती है, रुधिर के अंदर पाई जाती है, और उसमें जो भी जीवाणु उपस्थित होता है उनका भक्षण करने का कार्य करती है। लेकिन जो मैक्रोफेजेज है यह कहाँ पे होती है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। मैक्रोफेजेज कहाँ पे होती है, ECF में, ECF एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में मैक्रोफेजेज होती हैं, अर्थात ये रुधिर से बाहर जा कर के कहाँ पे, ऊतक में पहुंच जाती हैं, और वहाँ पे जो भी जीवाणु प्रवेश करता है उसको क्या करती हैं, उनका भक्षण करने का कार्य करती हैं। ठीक है, तो मैक्रोफेजेस जब जो कोशिका रुधिर से निकल कर के बाहर ऊतक में जाती है, मैक्रोफेजेस बन जाती है, तो इसी प्रक्रिया को कहा जाता है डायपिडेसिस। क्या कहते हैं, डायपिडेसिस, डायपिडेसिस। ठीक है, ये डायपिडेसिस कहलाता है, मैक्रोफेजेस का एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में पहुंचना। ठीक है, तो इस प्रकार से ये दो प्रकार का क्या होता है, प्रतिरक्षा तंत्र होता है। ठीक है, अब ये जो उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र है इसमें भी दो प्रकार होते हैं, एक होता है सक्रिय और एक होता है निष्क्रिय। ठीक है, तो अब इसको रफ कर दिया जाए, इसके बाद हम लोग सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है उसकी बात करेंगे। ठीक है ना, तो इसको रफ कर देते हैं। तो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है फ्रेंड्स, ये आप सभी लोग अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, उपार्जित प्रतिरक्षा की। ठीक है ना, और यह जो प्रतिरक्षा है यह कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। हम लोगों ने कहा हमने कहा कि यह दो प्रकार की होती है, और इसमें से जो पहला प्रकार है वह कैसा है, निष्क्रिय। ठीक है, और दूसरा कैसा है, सक्रिय। ठीक है, और निष्क्रिय को हम इनएक्टिव कह सकते हैं, और जो या पैसिव कहा जा सकता है, इसको इनएक्टिव नहीं पैसिव कहा जाता है, और सक्रिय को क्या कहते हैं, एक्टिव कह सकते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी। ठीक है, अब इसमें से सबसे पहले हम लोग बात करेंगे निष्क्रिय या पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है। देखिए, यह जो इम्यूनिटी है पैसिव इम्यूनिटी, यह किसी रोगकारक जीवों के विरुद्ध या किसी हानिकारक पदार्थों के विरुद्ध किसी व्यक्ति के शरीर में बाहर से दी जाती है। ठीक है, बाहर से प्रदान की जाती है। तो यह कहाँ से, शरीर के अंदर नहीं होती है, यह बाहर से प्रदान की जाती है। तो जैसे ही मैं एग्जांपल बताऊंगा आप लोगों को समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसान है। बाहर से कैसे मिलेगी सुरक्षा या प्रतिरक्षा कैसे मिलेगी। ठीक है, तो इसका मैं एग्जांपल देने वाला हूँ। जैसे मान लीजिए क्या होता है, स्नेक बाइट करता है, क्या करता है, स्नेक बाइट करता है या सांप काटता है। ठीक है, तो क्या होता है, डॉक्टर के यहाँ जाते हैं और डॉक्टर क्या करता है, वहाँ पे इंजेक्शन लगाता है। क्या लगाता है, इंजेक्शन लगाता है। तो डॉक्टर इंजेक्शन में क्या करता है, स्नेक बाइट जब करता है तो स्नेक बाइट करता है तो वहाँ पे वीनम, उसका जो विष होता है उसको क्या कहते हैं, वीनम कहते हैं। ठीक है, विष को उसके क्या कहते हैं, वीनम। तो सांप काटता है तो आपके शरीर में वीनम डाल देता है या विष डाल देता है। ठीक है, अब इस वीनम को नष्ट करने के लिए डॉक्टर क्या करता है, एंटी वेनम का इंजेक्शन देता है। इसको नष्ट करने के लिए किसका इंजेक्शन देगा, एंटी वेनम का इंजेक्शन देता है। ठीक है,
एंटी वेनम का इंजेक्शन देता है। और इसमें क्या होता है, प्रतिरक्षी होता है। एक्चुअली क्या होता है, प्रतिरक्षी होता है, जो किसी दूसरे व्यक्ति के या दूसरे जीव के शरीर में बनाया गया है। प्रतिरक्षी मतलब एंटीबॉडी, एंटीबॉडी होता है जो किसको नष्ट करने वाला होता है, इसी वेनम को नष्ट करने का काम करता है। ठीक है, और इसे जैसे खरगोश के शरीर में या घोड़े के शरीर में या ठीक है आर्टिफिशियल रूप से ठीक है बैक्टीरिया के द्वारा क्या किया जाता है, बनाया जाता है। और उस इंजेक्शन को क्या किया जाएगा, जब किसी को स्नेक बाइट करता है तो उसे दिया जाता है। तो यहाँ पे बाहर से इंजेक्शन दिया गया, बाहर से प्रतिरक्षी प्रदान किया गया, सुरक्षा प्रदान की गई, इसलिए इसको क्या कहते हैं, पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। ठीक है, या फिर मान लीजिए किसी को कुत्ता काट लेता है तो क्या किया जाता है, रेबीज का टीका लगाया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, रेबीज का टीका या इंजेक्शन लगाया जाता है जब क्या होता है, कुत्ता काट लेता है। तो यह एक प्रकार से क्या होती है, पैसिव इम्यूनिटी होती है, रेबीज का इंजेक्शन। ठीक है, समझ में आया, बहुत ही आसान है, पैसिव इम्यूनिटी बाहर से दी जाएगी। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है, जो नवजात शिशु होते हैं। कौन से, नवजात शिशु होते हैं। तो नवजात शिशु जब जन्म लेते हैं तो उनके शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र विकसित नहीं होता है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, वो पूर्ण रूप से किस पे डिपेंड रहते हैं, माँ के दूध पर डिपेंड रहते हैं। किस पे, माँ का दूध पे डिपेंड रहते हैं। तो माँ के दूध में क्या होता है, एक प्रकार का विशेष प्रकार का IgA एंटीबॉडी ए रहता है। ठीक है, और ये एंटीबॉडी ए क्या करता है, नवजात शिशु को सुरक्षा प्रदान करता है विभिन्न प्रकार के रोगों से। ठीक है, तो यह क्या करता है, जो दूध में एंटीबॉडी ए होता है, इम्यूनोग्लोबुलिन ए होता है, वह क्या करता है, नवजात शिशु को सुरक्षा प्रदान करता है। तो यह शिशु को कहाँ से मिला, बाहर से मिला, माँ के दूध के द्वारा। तो यह भी एक प्रकार का क्या होता है, पैसिव इम्यूनिटी होता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब हम लोग बात करने वाले हैं सक्रिय इम्यूनिटी की। सक्रिय इम्यूनिटी क्या होता है, ध्यान से देखिए। तो इसको रफ कर दिया जाए, बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है स्नेक बाइट, रेबीज और नवजात शिशु। ठीक है, अब सक्रिय इम्यूनिटी की बात करते हैं। तो जो सक्रिय इम्यूनिटी है यह कैसे विकसित होती है, जब क्या किया जाता है, जब किसी, अगर स्वतः रूप से बात करते हैं तो जब किसी रोगजनक जीव का क्या होता है, शरीर में संक्रमण होता है, तो पैसिव एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, विकसित होती है। ठीक है, और यह कैसी होती है, स्पेसिफिक होती है। कैसी होती है, स्पेसिफिक होती है, स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है, स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है। तो किसी रोगजनक जीव के संक्रमण के बाद क्या होती है, यह विकसित होती है, संक्रमण के बाद। ठीक है, इसमें विशेष प्रकार से दो कोशिकाएं काम करती हैं, जिसको हम कहते हैं लिम्फोसाइट में बी लिम्फोसाइट। कौन सी कोशिका, बी तथा टी लिम्फोसाइट, बी तथा टी लिम्फोसाइट, ये दोनों विशेष प्रकार की कोशिकाएं क्या करती हैं, एक्टिव इम्यूनिटी का निर्माण करती हैं। ठीक है, और बी लिम्फोसाइट क्या करती है, प्रतिरक्षी का निर्माण करती है। टी लिम्फोसाइट क्या करती है, यह बी लिम्फोसाइट को प्रेरित करती है और टी हेल्पर सेल बनाती है, टी किलर सेल बनाती है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, आगे डिटेल में स्टडी करना है एक्टिव इम्यूनिटी को। ठीक है, यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। तो देखिए, जो WBC होता है, WBC में लिम्फोसाइट कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। ठीक है, और बी लिम्फोसाइट क्या करती है, प्रतिरक्षी का निर्माण करती है। ठीक है, और टी लिम्फोसाइट सेल्स बनाती है, टी हेल्पर सेल और टी किलर सेल बनाती है, जो क्या करती हैं, सहायता करती हैं। तो ये प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी कौन बनाता है, बी लिम्फोसाइट, और इसमें भी जो विशेष प्रकार की प्लाज्मा बी लिम्फोसाइट होती हैं वही बनाती हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये सक्रिय प्रतिरक्षा तंत्र क्या करता है, काम करता है। ठीक है, तो ये दो प्रकार होते हैं, उपार्जित प्रतिरक्षा और के निष्क्रिय और सक्रिय, दो प्रकार होते हैं। ठीक है, तो समझ में आया प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है। आगे अब हम लोग बात करते हैं प्रदाह क्या होता है या ज्वर क्या होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं प्रदाह क्या होता है।
ठीक है, देखिए प्रदाह को इन्फ्लामेशन कहा जाता है। इन्फ्लामेशन जब क्या होता है, चोट लगती है, ठीक है, क्या होता है, चोट लगने पर जो चोट का स्थान होता है वह क्या होता है, वहाँ पे क्या होता है, सूजन आ जाती है, ठीक है, रेडनेस हो जाता है, अर्थात रेड कलर का हो जाता है, और क्या होता है, वहाँ का तापमान बढ़ जाता है। क्या होता है, तापमान बढ़ जाता है, ठीक है, तापमान क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। तो एक्चुअली होता क्या है ऐसे, ये तापमान बढ़ता क्यों है, सूजन क्यों आती है, रेडनेस क्यों होता है, तापमान क्यों बढ़ता है। जैसे यहाँ पे हाथ में चोट लग जाए, कट लग जाए, तो यहाँ पे क्या होगा, थोड़ा सा सूजन हो जाएगा, रेडनेस। तो ये आपके शरीर में, रुधिर में होती है मास्ट कोशिका। कौन सी कोशिका, मास्ट कोशिका। ये मास्ट कोशिका क्या करती है, हिस्टामिन का स्रावण करती है। किसका स्रावण करती है, हिस्टामिन का स्रावण करती है। अब यह जो हिस्टामिन होता है, यह क्या करता है, रुधिर के वाहिनी के व्यास को बढ़ा देता है। क्या करता है, रुधिर वाहिनी के व्यास को बढ़ा देता है, रुधिर वाहिनी के व्यास को बढ़ा देता है, व्यास बढ़ाता है, ठीक है। तो जब रुधिर वाहिनी का व्यास बढ़ेगा, अर्थात वह मोटा हो जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, वहाँ पे रुधिर कोशिकाओं की संख्या बढ़ने लगेगी, WBC की संख्या बढ़ जाएगी, RBC की संख्या बढ़ जाएगी, जिससे क्या होगा, वहाँ पे रेडनेस, RBC की संख्या बढ़ी तो क्या हो जाएगा, रेडनेस हो जाएगा। जो रुधिर वाहिनी का व्यास बढ़ा तो क्या हो जाएगा, सूजन आ जाएगी, ठीक है। और क्या होगा, इसके साथ साथ वहाँ पे शरीर के उस भाग का तापमान बढ़ जाता है। किसकी वजह से होता है, हिस्टामिन की वजह से होता है। इसका स्रावण कौन करती है, मास्ट कोशिका करती है, ठीक है, समझ में। इसी प्रक्रिया को कहते हैं प्रदाह या इन्फ्लामेशन, ठीक है। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक क्या है, ज्वर। ज्वर क्या होता है देख लीजिए। देखिए ज्वर को क्या कहते हैं, सिंपली बुखार कहा जाता है, ठीक है, या इसी को इंग्लिश में फीवर कहते हैं, ठीक है। तो सामान्यतः क्या होता है, जब आपके शरीर में किसी भी प्रकार का क्या होता है, संक्रमण होता है, तो उस समय क्या होता है, आपके शरीर में WBC की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। क्या होता है, WBC की संख्या बढ़ जाती है। तो वहाँ पे क्या होता है, कोशिकाएं क्या करती हैं, जो शरीर के तापमान को बढ़ा देती हैं, ठीक है। किस प्रोटीन के कारण, एक प्रोटीन स्रावित करती हैं, पाइरोजेन। इस प्रोटीन का स्रावण बढ़ जाता है। तो ये पाइरोजन प्रोटीन क्या करता है, तापमान बढ़ा देता है। क्या बढ़ा देता है, तापमान बढ़ाता है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, फीवर हो जाता है, जिसके कारण फीवर हो जाता है। तापमान बढ़ने पे क्या होता है, आपके शरीर की जो कोशिकाओं की विभाजन की दर होती है वह बढ़ जाती है, WBC तेजी से विभाजित होने लगती हैं। तो फीवर आना एक तरह से अच्छी बात है, ठीक है। तो फीवर आ रहा है, इसका मतलब आपका प्रतिरक्षा तंत्र क्या कर रहा है, सही तरीके से काम कर रहा है, ठीक है, समझ में आना। तो ये होता है प्रतिरक्षा, प्रदाह और ज्वर, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, प्रतिरक्षी तंत्र की संरचना क्या होती है, ठीक है, और एक्टिव या जो भी एक्टिव इम्यूनिटी है उसके हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।